हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPCG 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, उसके फर्स्ट यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, क्योंकि ये वीडियो में जो टॉपिक हम लेंगे वो पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है। सो आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें मनोविज्ञान क्या है सबके बारे में, मनोविज्ञान की प्रकृति, दायरा, शाखाएं इस टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का लक्ष्य। मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है इसके बारे में हम देखेंगे। मनोविज्ञान एक शाखा है जो मन और उसकी प्रकृति का अध्ययन करती है। ये मनुष्य के विचारों, भावनाओं, आदान प्रदान की प्रक्रियाओं, व्यक्तित्व, संज्ञान और बहुत सारी दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ वही होता है जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का, उसके विचारों का, उसकी भावनाओं का, उसके व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति के, या फिर हम प्राणी कह सकते हैं, किसी भी प्राणी की भावनाएं, उसके जो विचार होते हैं, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। मनोविज्ञान विधियों का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न मानसिक स्तरों, व्यक्तिगतता और सामाजिक संबंधों, मानसिक रोगों और समस्याओं, मानसिक स्वास्थ्य और विकास से जुड़े मुद्दों को समझने का प्रयास करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मनोविज्ञान में क्या क्या चीजें की जाती हैं। फर्स्ट है इसमें मनोविज्ञान अध्ययन के विभिन्न मानसिक स्तरों, व्यक्तिगतता और सामाजिक संबंधों, मानसिक रोगों, समस्याओं, जो मानसिक रोग होते हैं उनके बारे में, जो समस्या होती है उनकी, जो मतलब व्यक्ति की जो भी समस्या होती है उसका समाधान ढूंढता है, वो समस्या के कारण ढूंढता है, उसका फिर सोल्यूशन ढूंढा जाता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य और विकास से जुड़े जो जो मुद्दे होते हैं, किस तरह से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाया जा सकता है, मानसिक तौर पर भी उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसका विकास किस तरह से हो सकता है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है। और सारे जो सोल्यूशंस होते हैं वो ढूंढ कर लाता है मनोविज्ञान। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य या फिर लक्ष्य हम कह सकते हैं, हो सकते हैं। तो पहला लक्ष्य जो है हमारा वो है मानसिक प्रक्रियाओं को समझना या फिर मानसिक प्रक्रियाओं की समझ। मनोविज्ञान मन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, जैसे संज्ञान, सोच, याददाश्त, अवधारणा, भाषा, ध्यान। तो ये सारी हमारी मन की प्रक्रिया होती है जिनको समझने की कोशिश करता है कौन? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के द्वारा ही हम समझ पाते हैं किसी व्यक्ति का जो संज्ञान है, IQ लेवल कह सकते हैं हम इसको, सोच कह सकते हैं, उसकी किस तरह के थॉट्स हैं उसके मन में, उसकी जो मेमोरी पावर है वो किस तरह की है, उसके मन में क्या क्या चीजें चलती हैं, उसकी भाषा किस तरह की, या फिर वो किस तरह का ध्यान लगा सकता है। तो ये सब चीजों को मनोविज्ञान के द्वारा समझा जाता है। इसके माध्यम से हमें मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे के कारणों और प्रकारों को समझने में मदद मिलती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह की जो उसकी मानसिक प्रक्रिया है, उसके कारण क्या है, कि कोई भी व्यक्ति किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके कारण क्या है, और फिर उसके कारणों के बारे में पता चल जाता है तो उसके उसके किस तरह से प्रकार हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हम समस्या का समाधान भी कह सकते हैं कि उसके हम किस तरह से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड पॉइंट आएगा इसका, व्यक्तित्व की समझ। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है उसकी समझ भी हमें मनोविज्ञान के द्वारा ही आती है, मनोवैज्ञानिक ही उसको समझ पाते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति का विज्ञान है, व्यक्तित्व का विज्ञान है, यानी कि पर्सनैलिटी का विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति की भूमिका, स्वभाव, गुण, संज्ञान, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन होता है। यह हमें व्यक्तित्व विकास के कारकों को समझने और उसे समर्थ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए दिशा निर्देश करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का विज्ञान होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी किस तरह की है उसकी समझ हमें जो है मनोविज्ञान के द्वारा आती है। यानी कि कोई व्यक्ति किस तरह के उसके एक्सपीरियंस हैं, वो उसके आधार पर, जो जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही उसका बिहेवियर होता है। तो ये सब चीजें हमें मनोविज्ञान के द्वारा समझ आती हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे कि कोई अडल्ट है, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये सब हमें मनोविज्ञान से पता चलता है। कोई छोटा बच्चा है तो वो कैसा बिहेव करेगा।
और जो जैसे कि एज के आधार पर भी हम कह सकते हैं लोगों के गुण, उनके अंदर किस तरह का स्वभाव हो सकता है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, उनका जो संज्ञान है वो किस तरह का हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें मनोविज्ञान के द्वारा पता चलती हैं। उनको समझता है, उसके कारकों को, विकास के कारणों को या फिर उसकी समस्या के कारणों को समझता है, उसको स्वस्थ बनाता है, उसको समृद्ध बनाता है और उसके लिए भी एक दिशा निर्देश तय करता है या फिर प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट रहेगा मानसिक स्वास्थ्य की समझ। तो जो मनोविज्ञान होता है उसके द्वारा हमें मानसिक स्वास्थ्य की समझ आती है, किस तरह से हम खुद को मेंटली हेल्दी बना सकते हैं। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य की समझ करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का अध्ययन करता है। ये मानसिक रोगों, मनोरोगों, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं के कारणों को समझता है। ये जो भी चीजों को मैंने नाम लिया, जैसे कि स्ट्रेस होगा, जिन जिन चीजों से हमारा जो विकास स्तर है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है, उन सब चीजों के कारणों को समझता है, उनके प्रभावों को जानने की कोशिश करता है, उनके उपचार पर। जब वो उसके कारणों को समझ लेगा, उसके प्रभाव के बारे में उसे पता चल जाएगा, तो फिर वो उसका उपचार करेगा, उसके उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। और जो चीजें होती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य वो खराब होता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो कम होता है, वो होते हैं डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, स्ट्रेस। उसके रोग हो सकते हैं, कोई भी रोग हो सकता है, फिर मानसिक रोग हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के माध्यम से इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करता है मनोविज्ञान। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आएगा व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। जो मनोविज्ञान होता है उसके द्वारा हम समझ पाते हैं किसी व्यक्ति के सामाजिक रिलेशन या फिर व्यक्तिगत रिलेशन के बारे में। तो अभी हम देखेंगे आगे। समाज मनोविज्ञान मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की समझ करने के लिए विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि किसी व्यक्ति का किसके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है, सामाजिक रिलेशन कैसा है, इन सब चीजों के बारे में जो मनोविज्ञान बताता है, वो बताता है कि उन सारी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है वो उसके लिए। इससे हमें सामाजिक व्यवहार, संघर्ष, सहयोग, संगठन और साझा भावनाओं की समझ मिलती है और हमें अधिक संगठित, स्थिर और समृद्ध समाज में रह सकते हैं। तो इन सब चीजों से हमें समझ आता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, व्यक्ति की भावनाओं के बारे में पता चलता है, सामाजिक व्यवहार के बारे में पता चलता है, और जब हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो हम स्थिर और समृद्ध समाज में रह सकेंगे। तो ये सारी जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो हमारा हेल्प करता है इस तरीके से, ये उसका लक्ष्य होता है, या फिर मनोविज्ञान का हम महत्व भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मनोविज्ञान के महत्व के तौर पर भी ले सकते हैं, हम योगदान भी कह सकते हैं और लक्ष्य भी कह सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मनोविज्ञान की शाखाएं जो होती हैं वो काफी सारी शाखाएं होती हैं मनोविज्ञान की। इसमें काफी सारी दे रखी है, मैंने नंबरिंग भी कर रखी है और आपको समझ में भी आ जाएगी। बहुत सारी हैं इसमें, तो मैं सारी नहीं बताऊंगी, कुछ इम्पोर्टेंट या फिर जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। काफी सारी दी हुई हैं और मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है। जो जो हेडिंग्स है वो मैंने हाईलाइट की हुई है। तो इसमें पढ़ लेते हैं हम। मनोविज्ञान का कई गुणा विस्तार होता है। मनोविज्ञान ने मानव कार्य प्रणाली के असंख्यक पहलू शामिल करते हुए अपने ज्ञान और अनुसंधान को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करके विविध क्षेत्रों में प्रवेश किया है। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, मतलब मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है, काफी ज्यादा उसका विस्तार हो चुका है और उसकी काफी सारी शाखाएं भी। तो पहली शाखा हो जाएगी नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान क्या है? मानसिक विकारों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। जो नैदानिक मनोविज्ञान होता है वो मानसिक विकार होते हैं, मानसिक रोग भी बोल सकते हैं हम, उनके अध्ययन पर केंद्रित होता है। ये विकारों के चिकित्सीय अभिलक्षणों, विकारों का आकलन तथा निदान, विकारों के कारणों और विकारों के उपचार या हस्तक्षेप और प्रबंधन की व्याख्या करता है। ये जो नैदानिक मनोविज्ञान है ये मानसिक विकारों पर केंद्रित है, यानी कि जो व्यक्ति के रोग होते हैं, मानसिक रोग जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, तो ये इनका पता लगाता है, उसके क्या क्या लक्षण हो गए, लक्षणों का पता लगाता है, फिर उसका आकलन करता है, फिर उसके कारणों को समझता है, उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उसका प्रबंध क्या किस तरह से हो सकता है, इन सबकी व्याख्या करता है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान मुख्यतः क्लाइंट्स को मनोविज्ञान मूल्यांकन, निदान और मनोचिकित्सा प्रदान करने पर केंद्रित है। क्लाइंट बेसिकली जो मनोविज्ञान होता है उसमें जो पेशेंट होता है उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड क्लाइंट। तो इसमें वही हो जाएगा जिन लोगों को जैसे कि
साइकोलॉजिकली जरूरत होती है साइकेट्रिस्ट की, उनको क्लाइंट बोला जाता है। तो ये मनोविज्ञान का मूल्यांकन करता है, जो क्लाइंट के लिए मनोविज्ञान का मूल्यांकन करता है, निदान करता है, फिर उनको मनोचिकित्सा भी प्रदान करता है क्लाइंट को। दूसरा आ जाएगा परामर्श मनोविज्ञान। तो मैंने ये हाईलाइट तो कर रखा है क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग्स मैंने सबकी हाईलाइट कर रही हूँ, बट जो मैंने आपके लिए मार्क किया है उसमें मैंने निशान लगा रखा है राइट का। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप मतलब इजी लगे, इम्पोर्टेंट तो सब ये इजी, जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मैं स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में बता रही हूँ। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या होता है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान समग्र दृष्टिकोणों को अपनाता है और अध्ययन करता है कि व्यक्ति के विशेष संदर्भ में हमारे व्यवहार, संज्ञानों, पर्यावरणीय कारणों को, कारकों और जैविक कारकों जैसे विभिन्न तरीकों के बीच सक्रिय संपर्क से हमारा स्वास्थ्य किस तरह प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो होता है समग्र दृष्टिकोण यानी कि सारे जितने भी दृष्टिकोण होते हैं उन सबको अपनाता है, और वो उसमें ये पता लगाता है कि सारे जो कारक होते हैं, व्यवहार, संज्ञान, पर्यावरणीय कारक, जैविक कारक, इन सबके बीच में जो किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है या फिर संपर्क होता है, किसी के साथ कनेक्शन होता है, वो स्वास्थ्य के पर किस तरह से प्रभाव डालता है, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है। जैसे कि ये तनाव समायोजन, रोगी चिकित्सक संबंध, स्वास्थ्य संबंध, संवर्धन रणनीतियों आदि का अध्ययन करता है। तो इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सारे इसमें दे रखे हैं, इसकी शाखाएं बहुत सारी दे रखी हैं। फोर्थ हमारा आ जाएगा जीवन काल मनोविज्ञान, फिफ्थ है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, फिर इसके बाद है सामाजिक मनोविज्ञान। तो जिन लोगों के पास BPCS 188 की बुक होगी उसमें सामाजिक मनोविज्ञान ही है, पूरे में पूरी बुक सामाजिक मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो मैंने इसे मार्क नहीं किया है। फिर उसके बाद है विद्यालय मनोविज्ञान। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और इजी लगे मैंने उनको ही मार्क किया है। देखिए आप नंबरिंग आप काफी सारी है इसमें, 14th शाखा इसमें दे रखे हैं मैंने। आपको जो पेपर आता है आपके लिए तो उसमें आपको कुछ ही लिखने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं लिखने को आता है, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है, तो आपको 5 भी लिख देंगे, 6 भी लिख देंगे तो भी आपका इनफ होगा। तो इसलिए मैंने कम मार्क किया है, और अगर आपको लगे और ज्यादा करना तो आप कर लीजिए। विद्यालय मनोविज्ञान। तो विद्यालय मनोविज्ञान क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि अनुकूल विद्यालय वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें सभी छात्र संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक सहित विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट रूप से विकसित होने और फलने फूलने में सक्षम हों। अनुकूल विद्यालय वातावरण का मतलब ये हुआ कि जो विद्यालय में एक पॉजिटिव वातावरण वातावरण हम कह सकते हैं, उनमें जो छात्र हैं उनका संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक सामवेगिक विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है, और किस तरह से हम उनको और विकसित कर सकते हैं, उनको और अच्छे से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको सक्षम बना सकते हैं, उनको किसी की जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए विद्यालय मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ये विद्यालय में सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों और नीति निर्धारकों सहित विद्यालय संस्कृति को सुगम बनाता है। यानी कि हितधारक जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन लोगों को जरूरत होती है, या फिर हम स्टूडेंट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है ये हितधारक, जिनको हित पहुंच रहा है विद्यालय मनोविज्ञान का। तो उनका जो व्यवहार है किस तरह से बेटर हो सकता है, उसको किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, या और नीति निर्धारण, वो जो एक तरीके से जो नीति बना रहे हैं अपने पढ़ाई करने के लिए, जो उनका एक स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, ताकि जो विद्यालय की जो संस्कृति है उसको वो बेटर हो सके, विद्यालय का वातावरण कह सकते हैं हम एक तरीके से, वो बेटर हो सके। अब इसके बाद 8 दे रखा है इसमें संगठनात्मक मनोविज्ञान, तो ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो इसलिए मैंने व्यक्तित्व मनोविज्ञान का लिया है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान लोगों के बीच उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं में व्यक्तिगत अंतरों का समाधान करता है कि ये विशेषताएं मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं से किस तरह प्रभावित होती हैं और इन्हें किस तरह प्रभावित करती हैं। पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व मनोविज्ञान जो होता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है, जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसकी विशेषताएं किस तरह की हैं और वो दूसरों के साथ किस तरह का, उसका जो व्यक्तित्व है उसकी किस तरह की विशेषताएं हैं, लोगों के साथ उसका किस तरह का बिहेवियर, या फिर लोगों को देखकर उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है, वो अच्छी चीजें अडॉप्ट कर रहा है या फिर बुरी चीजें अडॉप्ट कर रहा है, इसके बारे में व्यक्तित्व मनोविज्ञान से हमें पता चलता है। इसमें प्रकृति और पालन पोषण दोनों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उस पर उसके एनवायरनमेंट का प्रभाव किस तरह से पड़ा है, इस चीज का पता लगाया जाता है, और उसका पालन पोषण किस तरह से हो, यानी कि उसकी परवरिश किस तरह से होगी, इस चीज का पता लगाया जाता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान में।
इसके बाद है पर्यावरण मनोविज्ञान। तो पर्यावरण मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है कि वे मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच गतिशील प्रभाव और परस्पर संपर्क का अध्ययन करे। यानी कि जो मनुष्य है और उसका पर्यावरण है, उसके बीच किस तरह से मनुष्य पर उसके पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है और उसके आपसी संपर्क लोगों के साथ किस तरह के, उसके पर्यावरण के साथ कैसे। पर्यावरण में एक तरह से एनवायरनमेंट आ जाता है, तो एनवायरनमेंट में बहुत सभी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों के साथ किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, सब चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। हमारे विचारों, दृष्टिकोणों और व्यवहार को गढ़ने में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो व्यवहार होता है, पर्यावरण होता है, वो हमारे विचारों को, हमारे दृष्टिकोणों को और हमारे व्यवहार को बनाने में हमारी मदद करता है। और जो आपसी संपर्क, व्यवहार और आपसी संपर्क, लोगों के साथ जो हमारा संपर्क होता है, वो भौतिक पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, प्रदूषण, भीड़ भाड़ आदि के प्रभाव का अध्ययन करना अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल है। इसमें अपशिष्ट निपटान के अनुकूल तरीके, पर्यावरण का संरक्षण आदि भी शामिल है, क्योंकि वे मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो हमारे आसपास की हमारी प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो भी हमारे व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो पर्यावरण मनोविज्ञान में इसी चीज का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से जो हमारे पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे कि प्रदूषण हो गया, तापमान हो गया, भीड़ भाड़ हो गया, या फिर कुछ अच्छी सीनरी वगैरह हो गई, कुछ अच्छी चीजें हो गई, वो हमारे व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इस चीज का अध्ययन किया जाता है इसमें। अब हम हमारा बस यही लेंगे, हम यही पॉइंट्स लेंगे। अगर आपको लेने हो तो आप आगे की भी और कर लीजिएगा। 5 पॉइंट हमारे हो गए और इतने में हमारा जो आंसर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफी लेंदी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।